गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से हम लोग उसी मुकाम पर हैं जहां कभी पहले हुआ करते थे। क्या तो क्लास को तो हैम्पर नहीं करना है, हम तो कमिट कर चुके थे ना, क्लास को हैम्पर नहीं करना है। तो क्लास जहां तक अपना ऑफलाइन क्लास जहां पर जाकर रुका था, उसके बाद का क्लास हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सोचे हैं। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी और फिर रिजिड बॉडी के पहले ये सारा का सारा टॉपिक्स हम लोग क्लास में पढ़ चुके थे, ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके थे। तो आज से तुम लोग को हम एंगुलर वेलोसिटी से टॉपिक्स को आगे लेकर के चलते हैं। बेटा एंगुलर वेलोसिटी को एक्चुअली वेलोसिटी क्या है? क्या है वेलोसिटी? यस बोलो, क्या है वेलोसिटी? तो तय बात है कि तुम कहोगे कि सर रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना? यही कहोगे कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो तुम वेलोसिटी का नॉर्मल तुम यही मेरे को डिफाइन करोगे, यही तुम मेरे को डिफिनेशन दोगे कि जो विस्थापन की दर होती है उस विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। लेकिन अब एक बात है ना कि वेलोसिटी कितने तरह के होते हैं। तो वेलोसिटी कितने तरह के होते हैं इसको समझने के लिए पहले तुम पाथ समझ लो कि बेटा पाथ क्या होता है। जिस रास्ते पर तुम चलते हो उसको हम पाथ कहते हैं। और ये पाथ कितने तरह का होगा? तो बच्चे पाथ दो तरह का होगा, एक ऐसा पाथ हो सकता है, एक ऐसा पाथ हो सकता है। अब ऐसा का मतलब कभी नहीं समझने का है वो कोई सर्कुलर है। मेरा उद्देश्य सर्कुलर बताने का नहीं है, हाँ यहां मेरा उद्देश्य लीनियर बताने का है। तो लीनियर पाथ केवल ऐसा नहीं होता, ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता है। लेकिन सारा का सारा में एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो अगर स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं लीनियर, रेखीय, लीनियर बोलते हैं। और कहीं पर कोई कर्व हो रहा है, ये सर्कुलर भी हो सकता है, ये पैराबोलिक भी हो सकता है, कहीं पर भी आर्क हो, कहीं पर भी चाप हो, आर्क हो, तो इसको हम लोग एंगुलर बोलते हैं। अभी तक इस टॉपिक इस लेसन से पहले तुम जितनी भी बातें पढ़ रहे थे वो सारे के सारे बातें इस लीनियर पर पढ़ रहे थे। यहां तुम पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट एस होता है, एक्सेलरेशन ए होता है, वेलोसिटी भी होता है, ये सारा का सारा तुम बात पढ़ रहे थे। तुम पढ़ रहे थे कोई बॉडी अगर ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ जो शॉर्टेड डिस्टेंस होगा, ये कोई पॉइंट ऐसे गया ऐसे, ये जो शॉर्टेड डिस्टेंस होगा, इस शॉर्टेड डिस्टेंस को तुम क्या बोल रहे थे? डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे। लेकिन एक डिस्प्लेसमेंट हम लोग अधूरा बोल रहे थे। वास्तव में वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, रेखीय विस्थापन होता है। ऐसे ही जो वेग बोल रहे थे वो तो अधूरा बोलते थे, वास्तव में वो लीनियर वेलोसिटी होता है। इसका मतलब है कि अगर दो तरह का पाथ होता है तो हर चीज दो तरह का होगा। डिस्प्लेसमेंट भी दो तरह का होगा, कौन कौन? लीनियर और एंगुलर। एक्सेलरेशन भी दो तरह का होगा, कौन कौन? लीनियर और एंगुलर। मेरी बात समझ में आ रही? वेलोसिटी भी दो तरह का होगा, लीनियर और एंगुलर। तो अभी तक जो भी नॉलेज हम लोग गेन किए थे ना बेटा, वो सारा का सारा लीनियर के बारे में किए थे। अब हम लोग एंगुलर के बारे में पढ़ने आएंगे। एंगुलर मतलब नाम ही एंगुलर, एंगल, एंगल, इसका मतलब कोई ना कोई कोण बन रहा है। और कोण कहां बनता है बच्चे? जहां आर्क होता है, जहां चाप होता है ना? बात सही? चाप समझते हो ना? हाँ, बचपन से पढ़ते आए हो। लेते हैं कैसे प्रकार लेते हैं, कैसे खींच देते, आर्क बन गया। आर्क बन गया तो कहीं पर सेंटर भी होता होगा, और इसी को अगर बना दे तो अलग अलग तरीके का फिगर बन जाता है मेंसुरेशन में। तो ए पैराबोलिक आर्क बना सकता है, सर्कुलर आर्क बना सकता है, बहुत तरह का आर्क बन सकता है ना? बस विदाउट कोई रिजिड आर्क बन सकता है, रिजिड बॉडी में भी तो आर्क बनेगा। तो बच्चे हम लोग आज इसी एंगुलर के विषय में यहां पर पढ़ने के लिए आए हैं। तो चलो बारी बारी से हम लोग एंगुलर के विषय में, सभी चीजों के विषय में नॉलेज लेंगे। कभी हम लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे, कभी हम लोग मोमेंटम पढ़ेंगे, कभी हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो बारी बारी से हम लोग टॉपिक्स के बारे में बेटा हम लोग को पढ़ना है। तो आते हैं, सबसे पहले तुमको हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताते हैं। लेकिन इस एंगुलर वेलोसिटी को जानने के लिए सबसे पहले तुमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम डिस्प्लेसमेंट ही नहीं जानोगे तब तक से तुम वेलोसिटी कहां से समझ पाओगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा बात सुन लो। देखो बाय द वे, ये कोई पाथ है, मैं सर्कुलर पाथ नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कोई एक एंगुलर पाथ है। अब इस एंगुलर पाथ पर कोई बॉडी यहां से चला, मान लो ये पॉइंट ए है, और इस पॉइंट पर चलने के बाद यहां पर आ गया पॉइंट बी पर। मान लो कि जिस ओरिजिन से चलना शुरू किया था उसका जो नेम है बाय द वे ओ है। तो एक डिस्टेंस बेटा यहां बनेगा ना, एक डिस्टेंस यहां बनेगा। अच्छा चल, तुमको समझने में सर्कुलर पाथ समझ में आएगा तो सर्कुलर ही ले ले। एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ पर बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, ए से बी को जा रहा है। मान ले बेटा कि टी टाइम में या डेल्टा टी टाइम में यहां पर एंगल बना लिया डेल्टा थीटा। डेल्टा मैथमेटिक्स का एक सिंबल है जिसका यूज स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है।
अगर एंगल स्मॉल हो तो हम लोग डेल यूज करते हैं, टाइम अगर स्मॉल हो तो डेल टी यूज करते हैं। और यही डेल्टा में आगे जाकर तुम्हें मैं बताऊंगा भी कि अगर लिमिट टी टेंड्स टू जीरो अगर कर दिया जाए तो यही डेल्टा डी में कन्वर्ट हो गया। और जहां पर तुमको हम बताया कि मैथमेटिक्स का इक्वेशन का निर्माण हुआ डिफरेंशिएशन, तो डेल्टा उसी का एक पार्ट है, ट्रायंगल शेप में होता है, बिल्कुल ऐसा शेप में लिखते हैं, इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो बेटा यहां जो एंगल बन गया ना, ए से बी को जब गया, ए से बी को जब डेल्टा टी टाइम में गया, तो यहां जो एंगल बन गया ना, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चे अच्छा समझना, देखो दोनों में हम कभी कभी कंपेयर करके भी बताएंगे। अगर तुम यहां से ए से बी तक तुम अगर एक लाइन खींच दो तो ए बन गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बन गया। लेकिन यही आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाया, तो इसको हम लोग बोल लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद करते हैं तुमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा होगा। क्या बोलेंगे कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब वो पहुंचता है तो दोनों पॉइंट के साथ सेंटर पर जो एंगल बनता है, उन दोनों पॉइंट के साथ सेंटर पर जो एंगल बनता है, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसका यूनिट होता है रेडियन, रेडियन इसका यूनिट होता है। हाँ रेडियन। वहां पर क्या होता था, वहां मीटर होता था ना, वहां डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते थे तुम, वहां डिस्प्लेसमेंट को एस बोलते थे, यहां क्या बोल रहे हो, डेल थीटा बोलते हो। वहां यूनिट क्या होता था, मीटर होता था, यहां क्या होता है, रेडियन होता है। वहां क्या बोलते थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यही बोलते थे ना। मतलब अगर ए से बी को कोई ऐसे गया तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए होगा, इसी को तुम क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। यहां पर थोड़ा सा क्या चेंज हो गया कि अगर कोई सर्कुलर पाथ है तो बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया और ये दोनों पॉइंट सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यूनिट रेडियन होता है। अब अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा, अब तुम एंगुलर वेलोसिटी समझ सकते हो। तो आज का तुम्हारा टॉपिक्स है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी। अगर कोई रिजिड बॉडी है, अब मेरे को सबसे पहले तुम बता दो ये रिजिड बॉडी क्या होता है। तो मान के चलो ना, पत्थर दिमाग में रखो ना, रिजिड बॉडी है जिसका अपना कोई फिक्स शेप नहीं है, हार्ड है, बॉडी हार्ड है, वो पूरा शेप मतलब क्या है, वो स्पेस लेता है, उसका वॉल्यूम होता है। शेप हम रेगुलर शेप भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम लोग रिजिड बॉडी पर, क्योंकि मेरे को मेरा टॉपिक रिजिड बॉडी पर है तो मैं रिजिड बॉडी ही ले रहा हूं। मैंने क्या किया, एक रिजिड बॉडी ले लिया, देख यहां पर एक रिजिड बॉडी है, जैसे तैसे खींच देंगे रिजिड बॉडी हो जाएगा। अब इस रिजिड बॉडी पर तो क्या कर, ए 3 एक्सिस डाल दे, ये देख 3 एक्सिस डाला हुआ है, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस तुम डाल दे। कोई फिक्स नहीं है कि तुम्हें तेरे को ए वाई लेना है, ए एक्स लेना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अब मैंने अभी बताया ना कि यहां पर कोई बॉडी को तुम ऐसे रिवॉल्व करा दे, ऐसे रिवॉल्व करा दे, और ये कोई पी पॉइंट से, यहां से ये कोई पॉइंट पी कंसीडर कर ले और यहां से पी डैश पॉइंट पर गया। इसको एक तुम ज्योमेट्रिकल ऑरिजिन ले ले, ज्योमेट्रिकल ऑरिजिन, और यहां से यहां देख एक एंगल बन गया ना, ये एंगल क्या है, ये एंगल है डेल थीटा, ये एंगल डेल थीटा। और बेटा हर पॉइंट पर एक वेलोसिटी है, देख यहां पर एक वेलोसिटी होगा, यहां पर एक वेलोसिटी होगा, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है। कोई बॉडी अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, यहां देखो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन है, कि ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, और इसका रेडियस कितना ले लिया गया है, आर ले लिया गया है। तो सबसे पहले तो तुम्हें बता दें कि अभी बताए थे कि ये जो डेल थीटा क्या होता है, डेल थीटा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो क्या होता है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी किसको बोलते हो, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो तुम बोलते थे ना v इक्वल टू होता है s बाई टी, तो यहां पर भी वही बात किया गया था, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन टाइम डेल्टा टी क्या हो जाएगा बता दो। तो अगर तुम यहां पर डिस्प्लेसमेंट को s लिखते थे तो हम डेल टी लिख रहे हैं, और तुम टाइम को t लिखते थे तो हम डेल टी लिख रहे हैं, और इस v को हम क्या बोलते हैं जानते हैं, ओमेगा, ओमेगा बोलते हैं। ए देखो w के जैसा, ए w के जैसा, इसका दोनों मुंह ऐसे मोड़ देना, बन जाएगा ओमेगा, ओमेगा। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है बेटा, ओमेगा। और तुमको स्मॉल लेना है तो ले लेना डी ओमेगा। इसका मतलब फॉर्मूला बन गया एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। और अभी तुमको हम बोले थे कि अगर इसी डेल टी टेंड्स टू जीरो, अगर इसी को लिमिट डाल दिया जाए, लिमिट मैथ का एक पार्ट होता है, मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूं इसके बारे में। लिमिट मैथ का एक पार्ट होता है, और यहां पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो अगर कर दिया जाए डेल थीटा बाई डेल टी को, तो यही बन जाता है डी थीटा, और ये बन जाता है डी टी। और यही डी थीटा बाई डी टी जो बना ना, इसी डी थीटा बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और देखो यहां भी डिफिनेशन वही बन गया जो डिफिनेशन वहां था।
वहां तुम क्या पढ़े, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, खाली यहां पर एंगुलर जोड़ देना। सो रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर मेरे को बता दो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, क्या यूनिट हो जाएगा, बात को समझना, यूनिट क्या हो जाएगा। तो देखो यूनिट थीटा का क्या होता है रेडियन, और टाइम का क्या होता है सेकंड, तो बन गया ना रेडियन पर सेकंड। लेकिन बच्चे तुम जानते हो रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। जो तुम 7 फंडामेंटल डायमेंशन पढ़े हो, फंडामेंटल बेस यूनिट जो तुम पढ़े उसमें रेडियन कहीं नहीं था। रेडियन था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन था, लेकिन उसका कोई डायमेंशन नहीं था। तो रेडियन का डायमेंशन नहीं हुआ, केवल डायमेंशन किसका हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। तो क्या हो गया 1/t, अगर ऊपर में नंबर ले लो तो 1/t, t ऊपर चला जाएगा तो 1 तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को एंगुलर वेलोसिटी यहां पर आकर के समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत एंगुलर वेलोसिटी में नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल टॉपिक्स है, फिर भी तुम लोग को हम बेटर एक्सप्लेनेशन यहां पर दे रहे हैं। लेकिन अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत होता हो तो चुपचाप रहने का नहीं है, एकदम कमेंट्स दे करके, मैसेज व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कॉल करके पूछना है कि सर यहाँ पर क्या है, ऐसे हुआ, जो भी बात करना है फ्रेंकली बात करना, जैसे क्लास में मेरे से बात करते थे। बस समझ लेना कि तू मेरे पास बैठा हुआ है, सभी बच्चे मेरे पास बैठे हुए हो, ऐसा समझ ले। और ऐसा समझ करके ना पूछते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से आऊंगा, फिर तुम्हें बता दूंगा, तुम जहां पर पूछोगे वहीं पर मैं बता दूंगा। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर बेटा, एकदम क्लियर है ना, एंगुलर वेलोसिटी क्लियर है। ओके चलो हम लोग अब आगे टॉपिक का पढ़ाई करते हैं। अब अगला टॉपिक है कि क्या रिलेशन है, वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, क्या रिलेशन है। अभी तुम लोग जो दो तरह का वेलोसिटी पढ़ रहे थे, अभी तुम पढ़े लीनियर वेलोसिटी, अभी तुम सुने एंगुलर वेलोसिटी, बहुत तरह की बातें उसमें तुम सुन रहे थे। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ऐसे तो ये रिलेशनशिप तुम जूनियर विंग्स में पढ़ चुके हैं कि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, जूनियर विंग्स में हम लोग पढ़े हैं। लेकिन एक बार यहां पर भी तुम देख लो, अगर हम फिगर को उसी तरह से जैसे जो फिगर था उसी को अगर रहने देते हैं कि भाई जब एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी में यहां पर मैंने क्या किया, यहां देखो यहां पर 3 एक्सिस, तीनों एक्सिस डाल दिया गया है, यहां पर तीनों एक्सिस को डाल दिया गया है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस को डाल दिया गया। कोई बॉडी ए से चलना शुरू किया, कुछ देर के बाद कहां पर आ गया है, बी पर आ गया है, और एंगल कितना बना लिया, डी थीटा। और यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, कितना हो गया, डी आर। और इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, ये वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। मैं यहां भी लिख दिया हूं, यहां भी लिख दिया हूं। तो एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा। वही फिगर समझ में आ गया, फिगर में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देख लो, मैंने बोला कि रिजिड बॉडी ले लो, यहां पर तीनों एक्सिस को डाल लो, कोई बॉडी यहां से चलना शुरू किया और यहां पर आ गया, यहां पर कुछ एंगल बन रहा, इस एंगल को मैं कितना ले रहा हूं, डी थीटा ले रहा हूं, और जो रेडियस दिया गया है आर लिया गया है। तो पहले मेरे को बताओ लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी वेक्टर, यहां से यहां तक जो आया, ये जो आया यही लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और इसको हम लिख रहे हैं डी आर वेक्टर। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो आर्क का मतलब चाप, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। जो बच्चे हिंदी सुनना चाहेंगे सुन लीजिए, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। अब देखो बेटा यहां पर एंगल कितना बन रहा है, डी थीटा, आर कितना है, डी आर, और रेडियस कितना है, आर, तो हम लिखेंगे डी थीटा इज इक्वल टू डी आर बाय आर। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा इंटू आर। अब ऐसा कर, डिफरेंशिएट कर ले, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों को डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी, ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। और देख ये डी आर बाई डी टी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम आ गया ना जगह पर, और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। ये क्या है, डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और अभी अभी तुम पढ़े हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। अभी एंगुलर वेलोसिटी पढ़े ना, और रेडियस को जो कहते हैं छोड़ दो। तो यही रिलेशनशिप है। वेक्टर फॉर्म से अगर सबको मोड में डाल दिया जाए, वेक्टर फॉर्म से अगर बाहर निकाल दिया जाए तो मोड याद आ रहा है ना, अगर ए वेक्टर को मोड में डाल लेते हैं तो केवल मैग्नीट्यूड ए आ जाता है। उसी तरह से अगर v वेक्टर को मोड में डाल लेंगे तो केवल मैग्नीट्यूड v आ जाएगा। ऐसे ही सारे को मोड में डाल लेते हैं तो रिलेशनशिप आ गया v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, आर क्या है, रेडियस है। सो एक रिलेशनशिप बच्चे आ गया कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। यहां पर एक बात का ध्यान देने का प्रयास करना कि व्हेन पार्टिकल लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन,
अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आ जाएगा तो ये देख, एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब क्या हो गया, ये घटते 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 यहां पर आ गया, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट। तो यहां पर आ जाएगा तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, नो डाउट 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो अभी यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है, घटते घटते अगर यहां पर आ जाएगा तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आर अगर 0 हो गया, आर ही अगर 0 हो गया तो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक बहुत बेटर ऑब्जेक्टिव है बच्चे, ये एक बहुत बेटर ऑब्जेक्टिव भी है कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर उसका जो लीनियर वेलोसिटी होगा, किसी भी पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी होगा, कहां, एक्सिस ऑफ, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखने का जरूरत है और नॉलेजेबल भी चीज भी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर कैसे कोई बॉडी मूव कर सकता है, वहां उसका रोटेशन नहीं हो सकता है। रोटेशन होने के लिए उसे तो वहां पर उसका कितना हो जाएगा रोटेशन, सॉरी लीनियर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सिस, अरे बेटा घिरनी कभी नचाए हो, घिरनी तार के पत्ता को ऐसे ऐसे कर दिए, वहां बीच में कांटा लगा दिए, घिरनी नहीं। तो जहां पर तुम कांटा लगाते हो रोटेशन वहां पर थोड़े होता है बेटा, रोटेशन अगर वहां हो ही नहीं रहा है तो वेलोसिटी वहां कहां से हो जाएगा। रोटेशन मैं क्या बताया, मैं बताया कि तुम ऐसे करके यहां जो कांटा लगा दिए तो रोटेशन तो जब होगा तो इसके बाद होना शुरू होगा, रोटेशन तो जब होगा इसके बाद होना शुरू होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, जहां कांटा लगा वो तो फिक्स है, वो तो मेरे हाथ में भी अभी फंसा हुआ है, तो वहां पर कोई वेलोसिटी होने का मामला नहीं है। ये मैं नहीं एक्सप्रेशन बता रहा है कि जब तक आर नहीं होगा, आर को तुम अगर 0 कर दोगे, जहां कांटा लगाए वहां पर आर कितना है, 0 है, तो आर को तुम 0 कर दोगे तो वहां पर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर देयर इज नो वेलोसिटी, पार्टिकल कांट बी मूव, कांट बी एक्सेलरेट at the point of axis of rotation. So it's a very important objective. Linear velocity of a particle on axis of rotation will be 0. कोई दिक्कत नहीं ना बच्चे, हर बात समझ में आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, हाँ नहीं ना, बहुत अच्छे, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये तो टैलेंट है हमारे बच्चों में। चल अगले टॉपिक्स की ओर हम लोग आते हैं, अगले टॉपिक्स की ओर आते हैं बच्चे। बड़ा आसानी से टॉपिक सब सामने आ जा रहे हैं, तुम्हारा टाइम सेव हो रहा है, बोल ये चीज, बस अंतर क्या हुआ, ये चीज मैं तुम्हारे सामने केवल लिखने में टाइम वेस्ट करता था, बस वो चीज तुमको यहां पर सेव हो गया। ये जो लिखने का जो समय हम लोग का होता था वो हम लोग का यहां पर सेव हो गया, और तुम्हारा क्या हो गया, टाइम तुम्हारा बच गया। अदरवाइज जितनी पढ़ाई हमारी हम लोगों की क्लास में होती थी उतनी क्लास तो हमारी पर डे यहां पर होगी, उससे ज्यादा क्लासेज होगी, नंबर ऑफ क्लासेज भी तुमको ज्यादा मिलेंगे, और उसका अपना एक स्टैंडर्ड भी होगा। यहां पर किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, सारा कुछ अच्छा है, कहीं से कोई इरिटेशन होने की जरूरत नहीं है। वो बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जिनका बहुत नैरो माइंड होता है, वो इरिटेट होते हैं। अब जरा तू बोल, मैं क्लास में भी तो इतना ही एक्सप्लेन करता था, शायद क्लास में हो सकता मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करता हूं, शायद उससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन तुमको यहां पर मिल रहा होगा, क्योंकि मैं यहां ज्यादा केयरफुल हूं। वहां तो मैं केयरलेस होता था ना, वहां तो कोई होगा तो तुम मेरे से तुरंत पूछ लोगे, यहां तो मेरे को डर है कि मेरा बच्चा तो घर में है, इसलिए उसके मन में जितने सवाल हो सकते हैं वो सारे सवालों का जवाब मैं स्वतः ही तुम्हें देने का प्रयास कर रहा हूं। तो बच्चे आते हैं अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर। ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है, हम बोल रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर वही डायलॉग, तुम एक एक्सेलरेशन पहले पढ़ चुके हो, एक नहीं 2 एक्सेलरेशन पहले पढ़ चुके हो। एक एक्सेलरेशन तुम्हें बोलता था, मैं बताता था कि अगर कोई बॉडी सरफेस पर चल रहा हो तो यहां पर कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रहा हो तो हम लोग इसको ए बोलेंगे, कोई बॉडी अगर वर्टिकल डाउनवर्ड में हो या अपवर्ड में हो तो यहां भी एक एक्सेलरेशन होता था, इसको हम लोग जी बोलते थे। लेकिन बच्चे क्या बोलते थे ना, याद आ रहा है ना, जी 9.8 ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, याद आ रहा है सारी बातें ना। तो 2 एक्सेलरेशन तुम पहले पढ़ चुके हो, लेकिन इन दोनों एक्सेलरेशन में बॉडी का पाथ कैसा होता है बेटा, कैसा होता है, लीनियर होता है, या एक्सेलेंट लीनियर होता है। ए भी लीनियर पाथ है और ए भी लीनियर पाथ है, तो इसको ये एक्सेलरेशन को हम लोग एक तरह से कह सकते हो लीनियर एक्सेलरेशन, क्योंकि पाथ लीनियर है। लेकिन आज तो हम लोग का पाथ लीनियर नहीं है, आज तो हम कर्व पर हैं, आज तो हम चक्कर काट रहे हैं, आज तो हम घूम रहे हैं, है ना बात सही। तो अगर हम चक्कर काट रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी तो उसी चक्कर पर हमको मिलेगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा बच्चे, जब तुम ये एक्सेलरेशन मेरे को पढ़ाते थे, जब हम लोग आपस में चर्चा करते थे इस एक्सेलरेशन के बारे में, तो तुम मेरे को क्या बोल देते थे, बोलते थे सर v/t, रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यही ना डिफिनेशन था बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या सही बात है ना? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो आज यहां पर क्या हो जाएगा कि सबसे पहला बात है, मैं तुम्हें बता दूं कि इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले तो हम तुम्हें बताते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं। एक चेंज आ गया, वहां ए बोलते थे, यहां अल्फा बोलते हैं। अच्छा, वेलोसिटी के बारे में तो तुमने अभी पढ़ लिया कि वेलोसिटी को हम ओमेगा बोलते हैं, तो हो गया डी ओमेगा, और टाइम को डी टी बोलते हैं, तो डी ओमेगा बाई डी टी। मतलब यहीं से दोनों चीज सेम है, बस केवल एक वर्ड का खेल है, एंगुलर यहां पर मेरे को ऐड कर देना है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो केवल हम लोग को एंगुलर वर्ड जोड़ देना है। इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, वहां पर क्या लिखते थे, v माइनस यू बाई टी, यही लिखते थे ना। अब यहां पर हम लिख दिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा डब्ल्यू नहीं है, ध्यान देना, ओमेगा है। थोड़े से इसका अरे देखो, तुम लोग जिस एज में जा रहे हो उस एज में तुम लोग अपना दिल विल ऐसे बनाते हो ना, ऐसे दिल विल बनाते हो ना। अब क्या करना ना कि ये पहले दिल को फाड़ देना, ऐसे दिल को फाड़ देना, राइट ना, और पलट देना, तो कैसा बन जाएगा। इस बार तुम्हारा दिल कैसा हो गया, फटा हुआ दिल है, टूटा हुआ दिल है ना, तो ऐसा हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, ओमेगा बोलेंगे, ओमेगा। तो समझ लेना बेटा, ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा। अब इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, डेल ओमेगा बाई डेल टी। लेकिन 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 क्या, जब तुम इंस्टेंट निकालते हो, मैं क्लास में इसके बारे में बहुत बार चर्चा कर चुका हूं कि जब मेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है तो हम इसको क्या करते हैं, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो। और जैसे ही लिमिट टी टेंड्स टू जीरो करते हैं वैसे ही ये डेल कन्वर्ट हो जाता है डी में, मतलब हो गया डी ओमेगा बाई डी टी। क्या बोला, फिर से एक बार सुन लो। ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तात्क्षणिक त्वरण, क्षणिक। और इसकी चर्चा मैं बहुत बार किया कि ये मेरे को अगर इंस्टेंट निकालना है तो मेरे को करना होगा लिमिट टी टेंड्स टू जीरो। और जैसे ही लिमिट टी टेंड्स टू जीरो हम डेल ओमेगा बाई डेल टी को करेंगे ना, तो ऐसे ये कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। और बन गया ना फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला यहां पर बन गया कि अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। इसी को हम बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, यही। अच्छा बच्चे, एक बात और कि तुम ओमेगा के बदले क्या पढ़ चुके हो, तो ओमेगा के बदले पढ़ चुके हैं सर डी थीटा बाई डी टी, पढ़े ना। ओमेगा इज इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं डी थीटा बाई डी टी। अब देख बेटा, एक डी बाई डी टी तो पहले से है, और अभी तुम बोला कि हम डी थीटा बाई डी टी पढ़ चुके हैं, तो क्या बन गया, डी डी मिलकर के बन गया डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। एक बार जब मैं ऐसे पढ़ा रहा था तो एक बंदा बोला कि हाँ सर, ये आप डी डी किए तो डी स्क्वायर हो गया, अब सर आप डी टी किए तो क्या डी स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं, बोले नहीं होगा, लिखने का, वर्ड लिखने का अपना एक तरीका होता है। अब बोला सर कैसे नहीं होगा, हमने उसको बताया कि अच्छा बेटा तू बोल कि अगर साइन थीटा को अगर साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या तुम साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिखते हो क्या, नहीं लिखते हो। साइन स्क्वायर थीटा लिख देने का मतलब ये नहीं लिखते हम लोग ऐसा। साइन स्क्वायर थीटा लिख देने का मतलब ही होता है कि ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, वहां थीटा। उसी प्रकार से बेटा यहाँ dt और dt एक कंप्लीट वर्ड है, dt, d और t अलग अलग नहीं है, तो कंप्लीट वर्ड है, इसलिए हो गया dt स्क्वायर। सो क्या बन गया, अल्फा इज इक्वल टू, तो बच्चे अल्फा इज इक्वल टू बन गया सीधा, अल्फा इज इक्वल टू बन गया डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, और ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर हम तुमको कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चले तो छोटा सा टॉपिक और तुम्हारा है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, दोनों में क्या रिलेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है। तो बच्चे एक सिंपल टॉपिक है, एक सिंपल रिलेशन है, तो इस रिलेशन को थोड़ा सा तुम देख लो अच्छा से। अभी तुम पढ़े हो कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, क्वेश्चन तुमको समझ में आया ना, क्या क्वेश्चन है कि लीनियर एक्सेलरेशन, रेखीय त्वरण, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण, इनमें क्या संबंध है। तो इसके लिए v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, आर ओमेगा कहो या ओमेगा आर कहो, दोनों एक ही बात है। और अभी तुम पढ़े dv बाई dt, तो dv बाई dt करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, a इज इक्वल टू यहाँ a लिख लेना, a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। तो d बाई dt रखो और v के बदले क्या पुट कर दोगे, r ओमेगा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चे, मैं बोला कि अभी पढ़े हो कि v इज इक्वल टू r ओमेगा, और a इज इक्वल टू पढ़े हो dv बाई dt, तो d बाई dt को रहने देना और इस v के बदले क्या पुट कर दोगे, r ओमेगा पुट कर देना, r ओमेगा। तो ऐसा करो कि r को बाहर निकाल लो और अंदर में रख लो d ओमेगा बाई dt,
और अभी अभी तुम पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा, ये डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा, और जो भी निकल रहा ए इज इक्वल टू निकल रहा है, ए इज इक्वल टू निकल रहा है, तो ए इज इक्वल टू हो गया आर अल्फा। इसका मतलब एक फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया कि लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। तो बच्चे यहां तक का क्लास उम्मीद करते हैं तुमको समझ में आ गया होगा, यहां तक का क्लास। तो इसके बाद का बेटा पार्ट हम लोग का है मोमेंटम। हम लोग आ रहे हैं अगले टॉपिक्स में, और ये टॉपिक्स अपना होता है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को बच्चे हिंदी में हम कहते हैं कोणीय संवेग। मोमेंटम का हिंदी क्या होता है, क्या होता है मोमेंटम का हिंदी? मोमेंटम का हिंदी होता है संवेग। और बच्चे आप मोमेंटम भी पढ़े हो तो मोमेंटम दो तरह का, अरे बेटा जब दो पाथ होता है तो सब चीज दो तरह का हो जाएगा। तुम डिस्प्लेसमेंट देखे दो तरह का हुआ, वेलोसिटी देखे दो तरह का हुआ, एक्सेलरेशन देखे दो तरह का हुआ, तो मोमेंटम भी दो तरह का होगा, नहीं होगा ना? तीर सीधे जाएगी और लट्टू गोल नाचेगा। तो एक जगह कोई बॉडी गोल नाच रहा है तो यहां इसका जो मोमेंटम हो रहा है वो गोल 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 हो रहा है, तो यहां बन गया ना एंगुलर मोमेंटम। लट्टू का नाचना तो गोल गोल होगा ना बेटा, तो बन जाएगा यहां पर एंगुलर मोमेंटम। अब गोली मारेंगे, गोली सीधे जाएगा तो बन गया लीनियर मोमेंटम। वहां तुम लगाते थे P इज इक्वल टू एम इंटू वी, याद आ रहा है? पी मोमेंटम, संवेग मास और वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, याद आ रहा है ना सारा? तो यहां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या लिखे? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द moment of the linear momentum of the particle about that axis. It is a vector quantity and it is denoted by L vector. यहां L लिखना बेटा, it is denoted by L vector. तो अब क्या होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है, किसी भी कण का जो कोणीय संवेग है, अगर वो किसी अक्ष के रिस्पेक्ट में, किसी अक्ष के सापेक्ष अगर वो घूर्णन कर रहा है, गति कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट दैट एक्सिस, तो उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका जो घूर्ण होगा, उसका जो मोमेंट होगा, इसी मोमेंट को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। लेकिन यह मैथमेटिकल डिफिनेशन नहीं है। इससे तुम चाहो कि हम कोई मैथमेटिक्स बना लें तो नहीं बनेगा, तो हम एक मैथमेटिकल तुमको डिफिनेशन यहां पर देने का प्रयास किए कि इट इज मेजर एट द क्रॉस प्रोडक्ट। ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट, किसका क्रॉस प्रोडक्ट है? तो लीनियर मोमेंटम एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या मतलब? जरा तुम सोच, एक सिंपल तुम ले कि देख एक कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जिसके रेस्पेक्ट में, जैसे अगर तुम लट्टू को नचाओ तो लट्टू का गूंज को तुम एक्सिस ऑफ रोटेशन ले सकते हो, क्यों? एक तरह का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसी पर वो चक्कर काट रहा है। जैसे हम ग्लोब लेते हैं, अर्थ का ग्लोब लेते हैं, पृथ्वी का ग्लोब लेते हैं, और ऐसे घुमा करके ऐसे उंगली पर ऐसे घुमा देते हैं, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। फुटबॉल लेते हैं, बॉल, तुम लोग ऐसा बहुत काम किए हो क्या ना बेटा? एक बॉल ले लो और बॉल को ऐसे घुमा करके कंसीडर करो ना कि बॉल को मेरा जो एक हम पिन लेते हैं, इतने बड़ा पिन लेते हैं और बॉल के इस पार से उस पार कर देते हैं, और हम ऐसे बॉल को उसमें ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं। ऐसे गोल घूमते रहेगी? नहीं घूमेगी, ऐसे बॉल घूमते रहेगी। तो यहां अगर बॉल ऐसे घूम रही है तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में बाय द वे इसका मोमेंटम है P, लीनियर मोमेंटम, बॉडी का लीनियर मोमेंटम है P, और यहां से यहां तक के ये पॉइंट का ये वेलोसिटी है, तो यहां पर मोमेंटम, यहां वेलोसिटी भी है, तो मोमेंटम P हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना है? R है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ 100 और ये जो लीनियर मोमेंटम हुआ 100, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चे, याद आया? किसका क्रॉस प्रोडक्ट? R का और P का। R क्या है? डिस्टेंस है, और P क्या है? लीनियर मोमेंटम है। इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसी क्रॉस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। याद हो जाना चाहिए, इतना बार में तो याद हो जाना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हो, रेडियस भी बोल सकते हो। और मेरे को बता दो बेटा, A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है A क्रॉस B? तो A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है AB साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट याद नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अच्छा गुड, याद आ रहा है।
तो हम लोग वहां पर बोलते हैं ए क्रॉस बी। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर भी हो जाएगा आरपी साइन थीटा, आरपी साइन थीटा। चलो बहुत अच्छा, यहां तक क्लियर है। अब यहां से कुछ स्पेशल केसेस लेते हो। अब स्पेशल केसेस क्या बता रहा है कि अगर थीटा बाय द वे 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो अगर थीटा 0 डिग्री हो तो साइन 0 कितना होता है, बोल कितना होता है, साइन 0 होता है। और बोल साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। तो दोनों कंडीशन में अगर ए पॉइंट 0 हो गया तो पूरा का पूरा मोमेंटम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि लीनियर मोमेंटम इज 0 इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन। अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है कौन, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन अगर एक्सिस पर पार कर जाएगा तो ये देखो, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल या तो 0 डिग्री हो जाएगा या तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल या तो 0 डिग्री हो जाएगा या तो 180 डिग्री हो जाएगा। और उस कंडीशंस में वहां पर कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप होने वाला नहीं है। बच्चे अगर थीटा, अगर बाय द वे थीटा 90 डिग्री हो तो साइन 90 ऐसे भी मैक्सिमम वैल्यू होता है। और अभी क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था आरपी साइन थीटा। और ये साइन थीटा अगर 1 हो गया तो ये मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम होगा, इसीलिए इसको लिखा गया एल मैक्स। तो एल मैक्स क्या हो जाएगा, आर इंटू पी। अच्छा फॉर्मूला है। और P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, P इज इक्वल टू एम भी होता है। यहां पर अगर एम भी पुट कर देंगे तो एल मैक्स हो गया आर इंटू एम भी। तो बच्चे आज का क्लास हम लोग का यहां तक ही हो पाएगा। एक दिन का ये कंप्लीट क्लास है। इस क्लास को बच्चे खूब अच्छा से आप लोग नोट्स बनाइएगा, खूब अच्छा से करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं समझना है कि नहीं मेरा तो ऑनलाइन है। ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जो आप देखते होंगे वैसा ऑनलाइन नहीं है बेटा। एक कंप्लीट क्लास का मैं पूरे भारत के लिए ये क्लास नहीं बना रहा हूं। एक क्लास मैं अपने क्लासरूम के बच्चे के लिए बना रहा हूं। तो क्लासरूम में जो एक्टिविटी हम लोग का होता है उस एक्टिविटी के साथ एक क्लास बनाया जा रहा है। तो बच्चे खूब अच्छा से नोट्स बनाइएगा। इसमें कोई दिक्कत होगा तो फिर मेरे से आप फोन करके मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर आकर मेरे से बात कर सकते हैं, आप मेरे को मेल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्लास में आते हैं। गुड डे।